गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम बिजनेस लॉ का आपका यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 अच्छे से कर लिया हो। देखो बेटा, यूनिट 1 में सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, सब अच्छे से करना है। सेकेंड यूनिट के अंदर आप बेलर बेली वाला और प्लेजर प्लेजी वाला बहुत अच्छे से करेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर अभी हम करेंगे, तब पता चलेगा। फोर्थ यूनिट के अंदर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट बहुत अच्छे से करेंगे। इसकी मैं आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो इन 3 यूनिट में से मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, डैट इज़ यूनिट 3, और इसका हम चैप्टर कर रहे हैं एजेंसी। देखो बेटा, एजेंसी क्या होती है? एजेंसी होती है, मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, किस किस के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट। तो ये एजेंसी समझने के लिए आपको पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए क्या होता है और एजेंट क्या होता है। एजेंट का मतलब होता है कोई भी वो बंदा जो किसी के अंडर काम कर रहा है उसके लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं याशिका को कहती हूँ कि बेटा लिंक शेयर कर देना क्लास के लिए, तो याशिका इज़ डूइंग समथिंग अंडर मी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो याशिका इज़ बिहेविंग एज माई एजेंट, जो वो मेरा काम कर रही है ऑफ मेकिंग द क्लास, एडिंग द स्टूडेंट्स, टेकिंग अटेंडेंस। तो ये सब क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गई मैं, एजेंट हो गई याशिका, एंड एजेंसी हो गया द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 ऑफ अस कि याशिका क्लास का लिंक शेयर करेगी और अटेंडेंस लेगी, ठीक है। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि कुछ रूल्स होते हैं जब हम एजेंसी बनाते हैं। जब आप एजेंसी बनाते हो, एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए सिर्फ प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे मैं क्लास से बाहर गई और मैंने उसको काजल को बोला कि काजल आपने आज क्लास हैंडल करनी है, ठीक है। अब प्रिंसिपल मैम राउंड पर आते हैं, तो काजल रिस्पॉन्सिबल होगी क्या प्रिंसिपल मैम को? नहीं, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ, वो तो एजेंट है, वो मेरा काम था करना, वो तो मैंने एजेंट अपॉइंट किया था वो करने के लिए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी, डैट इज़ मी, ठीक है। प्रिंसिपल कॉलेज स्कूल प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला प्रिंसिपल। समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट इसका, जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी का, कि who does through another does by himself। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई जो आपका काम है वो किसी और से करा रहे हैं, एजेंट से करा रहे हैं, अल्टीमेटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होगे। नेक्स्ट इज, जो एक बंदा खुद काम करने के कम्पिटेंट है और जो उसी से ही वो काम पर्सनली हो सकता है, वो किसी और को एजेंट इसमें हायर नहीं कर सकता, उसे वो काम खुद ही करना पड़ेगा। बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, एक बारी में समझ आ जाएगा। मैरिज है, क्या मैं कोई अपना एजेंट अपॉइंट करके वो मैरिज करवा दूंगी कि आप ये मेरा एजेंट है, ये मैरिज कर लेगा? नहीं, उसके लिए मुझे पर्सनली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर कुछ सिंगिंग कॉन्सर्ट है तो मैं ही तो गाऊंगी, वो मेरी अपना टैलेंट है, मेरी अपनी कला है जिसके लिए मुझे हायर किया गया था, मैं एजेंट भेज के वो काम नहीं करवा सकती। सो दीज 2 आर द जर्नल रूल्स ऑफ मेकिंग एजेंसी, कि एजेंसी बनाने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। सेकंड, जहाँ पर आप पर्सनली अवेलेबिलिटी आपकी चाहिए, आपके स्किल्स चाहिए, वहाँ पर प्रिंसिपल ही पहुँचेगा, एजेंट असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे काइंड्स ऑफ एजेंट या टाइप्स ऑफ एजेंट। फर्स्ट इज स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट बहुत इजी है, नाम से समझ आ रहा है, जब आपने पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए कोई एजेंट असाइन किया है, दैट इज़ योर स्पेशल एजेंट। जर्नल एजेंट जो आपके पूरे बिजनेस को संभालता है, इस जर्नल एजेंट कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने उसको असाइन नहीं की है। यूनिवर्सल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट का मतलब है, देखो एक बार तीनों को समझाऊँ एग्जाम्पल से, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्पेशल एजेंट समझ आ गया, फॉर टास्क। अभी मैंने लेटेस्ट अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको मैंने डिजिटलाइज्ड किया है, मैं ऑनलाइन गई हूँ, तो मुझे उसके लिए एडवर्टीजमेंट बनवानी है सिर्फ और सिर्फ शैम्पूज़ के लिए। तो दिस इज़ अ स्पेशल एजेंट जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर काम करेगा, एक टास्क, दैट इज़ मेकिंग एडवर्टीजमेंट फॉर शैम्पूज़,
ठीक है। सेकेंड इज जर्नल एजेंट फॉर पर्टिकुलर बिजनेस। मेरा जो पूरा ऑनलाइन बिजनेस है, जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है वो आप देखोगे, उसके लिए मैंने आपको रखा है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपने शैम्पूज़ या पेप्सो ये टूथपेस्ट या सोप्स के लिए आपने असाइन नहीं किया। आपने अपना पूरा का पूरा जो बिजनेस है, पर्टिकुलर बिजनेस ऑनलाइन वाला, पर्टिकुलर एक चीज़ आपने किसी को दे दी, डैट इज जर्नल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट। मेरा चाहे ऑफलाइन बिजनेस है चाहे ऑनलाइन, चाहे मेरा रिटेलिंग है चाहे होलसेलिंग, सारा का सारा काम आपको संभालना है। तो दिस इज यूनिवर्सल एजेंट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्रिएशन ऑफ एजेंसी कि किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया है बेटा यहाँ पर एजेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज इक्वल लेवल पर होती हैं। एजेंसी में एक प्रिंसिपल होता है, एक उसके अंडर काम कर रहा होता है, डैट इज एजेंट। बहुत सिंपल सा ये मतलब है इसमें। अब वो बोल रहे हैं किस तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है। फर्स्ट इज एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आप और मैं बैठे, हम दोनों ने बात की कि ये पर्टिकुलर काम है, इस पर्टिकुलर काम के लिए मैं आपको हायर कर रही हूँ, मुझे ये काम आपसे कराना है। दिस इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट कि मैं आपको स्पेशली किस चीज़ के लिए हायर कर रही हूँ, पूरा बिजनेस समझा रही हूँ या संभालने के लिए दे रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो जहाँ पर बोलकर इन रिटर्न फॉर्म यू हैव एक्सप्रेस्ड कि दिस इज योर थिंग टू डू, वो होता है आपका एजेंसी बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय इम्प्लाइड अग्रीमेंट। आपने बोला नहीं, मतलब ऑब्वियस चीज़ें जो होती हैं, जैसे पार्टनर्स जो होते हैं, तो दैट इज़ इम्प्लाइड अग्रीमेंट कि मेरे बिहाफ पर अगर मैं एब्सेंट हूँ तो जो मेरा पार्टनर है ही और शी कैन टेक दैट डिसीजंस। तो ये इम्प्लाइड आपकी एजेंसी थी, इम्प्लाइड अग्रीमेंट था। ठीक है। एक्सप्रेस क्या होता है, जब हम बोलते हैं क्लियरली। इम्प्लाइड वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ऑब्वियस होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया गया था, आपको नहीं पता था आप उसके एजेंट हो, अब उस चीज़ को रेटिफाई करके, मतलब उस चीज़ को ठीक करके आप कुछ अब फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि मेरे को नहीं पता था कि आप लोग मेरे थ्रू वो काम करवा रहे हैं। मेरे को जब पता चला, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, या मेरे को जब पता चला तो मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो दिस इज़ बाय रेटिफिकेशन कि आपने, मैं दिल से विलिंगली आपकी एजेंट बनना चाह रही हूँ, तो उस चीज़ को हमने रेटिफाई कर दिया। हमने उस चीज़ को फिर एक्सप्रेस वे में ले आए कि नाउ यू आर माई एजेंट। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एजेंट मस्ट आइदर the agent must enter into contract as agent for principal। जब हम रेटिफिकेशन करेंगे, जब हम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एजेंट का विलिंगनेस होना चाहिए कि वो अब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। मतलब मैं अब यहाँ पर रेडी होने चाहिए कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए विलिंग हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी एन एक्ट कैपेबल ऑफ रेटिफिकेशन। जो हम अब नया ये रेटिफिकेशन एजेंसी बना रहे हैं, वो एक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे हम रेटिफाई कर सकते हो। आपने किसी गलत चीज़ के लिए, इलीगल चीज़ के लिए मुझे एजेंट नहीं बनाया हो। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जिसने मुझे एजेंट बनाया वो प्रिंसिपल, वो बंदा एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ये बातें ख्याली बातें या उसकी डेथ नहीं हुई होनी चाहिए। दैट पर्सन शुड बी प्रेजेंट। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। जिस चीज़ के लिए आप रेटिफाई कर रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, न्यू एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज़ की सारी बातें प्रिंसिपल को क्लियर पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड सारे मटेरियल फैक्ट्स आपके प्रिंसिपल को पता होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एजेंसी रेटिफाई हो सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, कि एक एजेंट की क्या क्या अथॉरिटी होती है, क्या क्या पावर्स होती हैं एक एजेंट के पास। फर्स्ट इज हिज एक्चुअल अथॉरिटी। हिज एक्चुअल अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी फॉर रनिंग द बिजनेस। जो आपने उसको अथॉरिटी दी है कि ये तेरी अथॉरिटी है, इस तरीके से तू बिजनेस चला सकता है।
नेक्स्ट इज अपेरेंट अथॉरिटी। आप बेटा मुझे पढ़कर बताओगे, नोट डाउन कर लो या अभी पॉज कर लो कि अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है। ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना। नहीं समझ आएगा तो फिर हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी का मतलब है बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल आउट ऑफ स्टेशन है या प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है और आपके पास पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आपको वो सोल्ड आउट करने हैं, पर प्रिंसिपल ने आपको बोला था कि इसको तूने 100 रुपये किलो से नीचे नहीं बेचना, पर आपको बिके नहीं वो प्रोडक्ट और एक कस्टमर आता है जो 80 रुपये किलो में लेने के लिए रेडी है। तो वहाँ पर आप इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, आप यहाँ पर आपके पास अथॉरिटी है टू टेक द डिसीजन जो प्रिंसिपल के फेवर में हो, बिजनेस के फेवर में हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के फेवर में हो, कि अगर आपको लगता है आपने अभी नहीं बेचा तो आपका सारा माल खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या करना सही, आपकी क्या अथॉरिटी मानी जाएगी कि आप उसे 80 रुपये किलो में बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब इमरजेंसी की अगर सिचुएशन है और प्रिंसिपल वहाँ प्रेजेंट नहीं है या आपकी उससे बात नहीं हो पा रही, आपको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, तो उस टाइम पर जो आपकी सूझबूझ के अकॉर्डिंग बेस्ट है और जो आपके प्रिंसिपल के फेवर में है और उस बिज़नेस के फेवर में है, वो डिसीजन आप ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए जो आपका होमवर्क है वो सिर्फ मैंने अभी तक एक पॉइंट आपसे पूछा है, दैट इज़ अपेरेंट अथॉरिटी। अब अटेंडेंस उनको ही मिलने वाली है जो ये वीडियो सुन के और इस पॉइंट के ऊपर कमेंट करेंगे कि अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। अब आता है आपका नेक्स्ट होमवर्क, दैट इज सब एजेंट। सब एजेंट क्या होता है ये बताओगे आप मुझे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सब एजेंट होता है, प्रिंसिपल ने एजेंट हायर किया, एजेंट ने सब एजेंट हायर किया। प्रिंसिपल का सब एजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा मुझे ये काम चाहिए, एजेंट को लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है तो मैं एक अपने अंडर बंदा रख लेता हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज सब एजेंट। ये मैंने बहुत आपको ऊपर का नॉर्मल बताया है, आगे का आप पढ़ के मुझे बताओगे। ठीक है, अब हम आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। क्या क्या ड्यूटी होती है एजेंट की। फर्स्ट इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। किसके अकॉर्डिंग काम करेगा एजेंट? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। जो उसको प्रिंसिपल बताएगा उसे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट इज टू कैरी आउट वर्क विद रीजनेबल केयर। अब आपको काम दिया गया है तो आपको वो काम अपना काम समझ के करना है विद अटमोस्ट लॉयल्टी और बहुत ध्यान से, बहुत केयर के साथ। नेक्स्ट इज टू रेंडर अकाउंट्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है उनको अच्छे से बनाओगे, हर चीज़ आप नोट डाउन करोगे और ऑनेस्ट वे में करोगे। नेक्स्ट इज आपको कम्युनिकेट करना है और आपको इंस्ट्रक्शंस लेनी है इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी फ्रॉम प्रिंसिपल। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, देन यू शुड कम्युनिकेट, इट्स योर ड्यूटी दैट यू शुड कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल एंड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिम कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, आप उसके बिहाफ पर अकाउंट्स में डील नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप सिर्फ उसके एजेंट हो। जो उसके अकाउंट्स हैं वो उसी के ही हैं, जो बैंक के खाते हैं, लेन देन है, पैसा आपको देना है, लेना है, ऑन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। अगर आपको प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में कोई पेमेंट देके चला जाता है तो क्या वो पेमेंट आप रख लोगे या आपको रख लेनी चाहिए? नहीं, आपको वो पेमेंट किसको दे देनी चाहिए? प्रिंसिपल को। और ना ही प्रिंसिपल के को जूम कर रही हूँ, आप देख लेना और आप एक्सप्लेन करोगे मुझे कि क्या क्या राइट्स होते हैं एजेंट के। आपकी क्लास में से कोई भी एक बच्चा
अपने आप से मुझे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजेगा। बाकी बच्चे इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस कि मैं हफ्ते की आपकी जो अटेंडेंस है सिर्फ और सिर्फ कमेंट के बेसिस पे लगाने वाली हूँ। तो राइट्स ऑफ एजेंट आपका होमवर्क है। 3 होमवर्क हो गए आपके अभी तक। पहला होमवर्क आपका हो गया कि आपको छोटा सा एक वर्ड है अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है वो लिखना है। सेकंड, आपको सब एजेंट क्या होता है वो लिखना है। थर्ड, एक बच्चा अभी के अभी वीडियो सुनते ही मुझे कहेगा कि मैम मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, डैट इज़ राइट्स ऑफ एजेंट। ठीक है, इजी है तभी मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। अगर कुछ समझाने का होता मैं समझाती। हम सारे पॉइंट्स कर चुके हैं और आगे भी पहले भी इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई एक बच्चा इसके ऊपर मुझे बना के देगा। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक बच्चे मैम से कभी भी पूछ सकते हैं। और सब बच्चे अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और बहुत हैप्पी रहो। ये लाइफ हमें मिली है, से थैंक यू टू गॉड एवरी डे। ओके, चलो बच्चे, बाय बाय।